नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं 7 मई की कुछ करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो खोल दी है। पहले समझते हैं कि ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो होती क्या है, उसके बाद बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे ये पैसा खर्च होता है, राइट। तो ऑन टैप का मतलब होता है हिंदी में तुरंत, यानी कि एक ऐसा पैसा जो तुरंत मुहैया कराया जाएगा एक ऋण के रूप में, और इसके लिए आरबीआई ने विशेष रूप से 50,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। बेसिकली ये रुपए जाएंगे कहाँ, तो इसको समझना बड़ा आसान सा है। मैं आपको बता दूं कि ये पैसे इस समय कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ऐसी फर्म हैं, लाइक हॉस्पिटल हैं, ठीक है, हॉस्पिटल हैं, लाइक अगर आप बात करें हम टीके के निर्यात के लिए हैं, टीका के निर्यात के लिए, फार्मेसी के लिए हैं। ऐसे सेक्टरों के लिए जो पैसा जारी किया जाएगा वो ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो के तहत जारी किया जाएगा, यानी कि तुरंत पैसा जारी किया जाएगा, ठीक। अच्छा, आरबीआई ने ऐसी चीज़ों के लिए एक बाकायदा एक बुक तैयार करी है। उस बुक का नाम इन्होंने दिया है कोविड लोन बुक। कोविड लोन बुक, यानी कि कोई ऐसा ऋण दिया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं कोविड रिलेटेड होगा, उसे क्या बुलाया जाएगा, कोविड लोन बुक के तहत दर्ज किया जाएगा। और इसी के तहत अभी हाल ही में आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो जारी कर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बाकी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी हमारे लिए। आरबीआई ने अभी हाल ही में 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया, राइट। आरबीआई दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्विटर में फॉलो किया जाने वाला एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि विभिन्न देशों के जो केंद्रीय बैंक है उनमें से भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई सर्वाधिक रूप से फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, राइट। इसके अलावा आरबीआई में मैंने आपको गत वर्ष या 1 या 2 दिन पहले पढ़ाया होगा अभी हाल ही में कि आरबीआई में चौथे डिप्टी गवर्नर बीपी कानून को जो रिटायर हो गए थे, इनकी जगह पर टी रविशंकर, मैं फिर बता दूं, इनके स्थान पर टी रविशंकर अभी हाल ही में नए अपॉइंटमेंट मिली है। किसके तौर पर, टी रविशंकर को भी हाल ही में अपॉइंट मिली है चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में, याद रखिएगा। ये जो टी रविशंकरन जी हैं ये एमफिल किए हुए हैं अर्थशास्त्र से। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि बांग्लादेश के जो केंद्रीय बैंक है और इसके अलावा बांग्लादेश के प्रतिनिधि के रूप में आईएमएफ में काम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आरबीआई के बारे में। एक और फैक्ट आरबीआई की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आरबीआई ऑपरेशन कब से कर रही है, यानी कि ऑपरेट कब से कर रही है, 1 अप्रैल 1935 से, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के अधीन ही तरीके से स्थापित हुई थी। और अगर आपसे एक्ट पूछे तो एक्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कई वर्षों से देख पा रहा हूँ एग्जाम में लगातार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के आधार पर हुई थी, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर हुई थी। तो ये आरबीआई की स्थापना और इसके अलावा कौन से अधिनियम के तहत आरबीआई स्थापित हुई थी, ये सारी बातें आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि आपके कितना यहाँ पर कितना कैपिटल था जब आरबीआई स्थापित हुआ था। खैर वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लेकिन इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई वाज नेशनलाइज 1 जनवरी 1949, यानी कि 1949 को आरबीआई राष्ट्रीयकृत हो गई थी। मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, आरबीआई की स्थापना 1935 में जब हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन इसका मुख्यालय स्थानांतरित होकर के आ गया मुंबई। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और इसके 25वें गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास जी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, जो आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का, यही है पार्कर सोलर प्रोब, ने अभी हाल ही में वीनस ग्रह से, यानी कि शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त कर लिए हैं। वैसे तो रेडियो सिग्नल हम लोग कई बार जिक्र करते हैं कि अगर स्फीयर में बात करें तो आयनोस्फीयर में, यानी कि आयन मंडल में हमारे रेडियो सिग्नल पाए जाते हैं, या जितने भी सैटेलाइट ऐसे होते हैं वो सारे लॉन्च किए जाते हैं। फिर भी जो रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए नेचुरल हैं, सबसे बड़ी बात यही है। फिर मैं बात करूंगा, अभी पहले मैं बात कर लेता हूँ पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, फिर बात करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब को नासा ने 2018 में लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, तो आप ये सन देख पा रहे होंगे, सन के जो बाह्य आवरण है इसका, वैसे आमतौर पर आपसे पूछा जाता है कि बाह्य जो आपका ये आपका जो किरीट भाग है, किरीट भाग का तापमान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सूर्य का बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो सूर्य को पूरी तरीके से निर्धारित मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, सोलर का अर्थ ही सूर्य से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सूर्य के पास 2025 में पहुंचेगा, वो भी काफ़ी दूर रहेगा, ऐसा नहीं कि सूर्य के पास पहुंच जाएगा। 6.9 मिलियन किलोमीटर दूरी के पास जा करके, यानी कितनी दूर रह करके इसका अध्ययन करेगा। 2025 में वहां तक पहुंच जाएगा, इतनी दूरी पर 6.9 मिलियन किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, जब सूर्य से इतनी ही दूरी रह जाएगी। खैर, तो ये अध्ययन कर रहा है बाकायदा सूर्य का हमारे, और इसी ने भी हाल ही में कहा है कि शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त कर लिए हैं इसी ने। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि पहली बार 30 वर्षों में ऐसा हुआ है कि इसी पार्कर सोलर प्रोब ने क्या किया है, शुक्र ग्रह के
पहली बार वायुमंडल का माप लिया है, वायुमंडल को मापा है, उस सूर्य जो वहाँ का शुक्र ग्रह का वायुमंडल है उसको मापा है इसी ने, पार्कर सोलर प्रोब ने। नासा की स्थापना में हर बार कहता रहता हूँ 1958 में हुई थी। एक क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि बताइए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किस वर्ष तक शुक्रयान को लॉन्च करने का फैसला लिया है। तो ये मैं हालांकि बता चुका हूँ, आप फिर भी कम से कम बताने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघालय राज्य में पश्चिमी खासी पहाड़ियों में सौरोपोड डायनासोर के 100 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारत में मेघालय की स्थिति कहाँ पर है और मेघालय में पश्चिमी खासी पहाड़ियों की अवस्थिति क्या है। तो ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपका है आपका मेघालय, और मेघालय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं, राइट। तो इन्हीं में से आप जो ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे, इसी जगह पर कहीं पर ही अभी हाल ही में सौरोपॉड डायनासोर के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि जो फॉसिल्स पाए गए या जीवाश्म पाए गए वो 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। मैं आपको बाकायदा कौन कौन से युग से रिलेटेड पूरी बात बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि क्या ऐसा पहला मौका है जो सौरोपॉड डायनासोर की 100 मिलियन जो पूर्व जीवाश्म प्राप्त हुए, क्या पहली बार मेघालय में प्राप्त हुए? तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि मेघालय जो बना हुआ है वो 5वां राज्य ऐसा बन गया है जिसके पास सौरोपॉड डायनासोर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं या जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सौरोपॉड होता है। सौरोपॉड की एक खासियत होती है कि इसके 4 छोटे छोटे पैर होते हैं, यानी कि बहुत बड़े पैर नहीं होते हैं। गर्दन इसकी बहुत लंबी होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ का जो सर होता है वो होता है छोटा सा, सर होता है छोटा सा, लंबी सी इसकी पूंछ होती है, आधी तो क्रॉप भी हो गई, ठीक है। तो ये सारी इसकी खूबियाँ होती हैं, ठीक है, ये सौरोपॉड डायनासोर की खूबियाँ होती हैं। अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ तो आप अगर देखिएगा, एक ये डायनासोर है भारत में पाया गया सबसे बड़ा डायनासोर। अगर मैं बात करूं पूरे भारत में जो जुरासिक पीरियड कहा जाता है, जुरासिक पीरियड में सबसे बड़ा जो डायनासोर पाया गया वो पाया गया बोरापासोरस, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये 24 मीटर लंबा हुआ करता था, यानी कि ये इसकी जो लेंथ होती थी, भारत में पूरे भारत में सबसे लंबा पाया जाने वाला डायनासोर कौन था? तो बारपासोरस, ठीक है। ये बारपासोरस है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये आपका दिखाई दे रहा है राजासोरस, पूर्ण रूप से भारत में ही जन्मा, यानी कि पूरी तरीके से भारत में ही उत्पन्न हुआ डायनासोर कौन था? तो उसका उत्तर होगा राजासोरस। जो ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ड्रैगन टाइप का लग रहा है, आगे उगल देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है राजासोरस, भारी भरकम पैर, ठीक है। कहीं ना कहीं घड़ियाल के तरीके से जो ऊपरी आवरण है ये, तो राजासोरस पूरी तरीके से भारत में ही जन्मा था, ठीक है। आप एक पीरियड देख लीजिएगा, पीरियड की माफ़ी चाहूँगा, पीरियड की मैंने पिक्चर नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी हमको बता दूँ आपको, ये जो चीज़ें हैं ये 240 मिलियन से 100 मिलियन के बीच, जो कहीं ना कहीं आपका जुरासिक पीरियड से आपका जो सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो ट्रियासिक कॉल से लेकर के जो क्रिटेशियस आपका जो पीरियड रहा, इसी में ही जो जुरासिक पीरियड था, इसी में से 240 से 100 मिलियन वर्ष के अंतराल के, यानी कि लगभग इतने वर्षों में आपके डायनासोर जन्मे, ठीक है। इतने वर्षों में डायनासोर जन्मे और इन्हीं में से ये आपका राजासोरस हो, चाहे वो आपके बारपासोरस हो, चाहे आपका सौरोपॉड डायनासोर हो, ये सारी चीज़ें इसी में आती गई। तो आपको कम से कम इतना पता हो गया कि भारत में पूरी तरीके से कौन डायनासोर पाया गया, भारत में सबसे लंबा डायनासोर कौन था, और अभी हाल ही में सौरोपॉड डायनासोर जो पाए गए, फॉसिल्स पाई गई, हड्डियाँ पाई गई, ये कितने वर्ष पुराना है? तो 100 मिलियन वर्ष पुराना। और यह ध्यान रखिएगा कि 5वां ऐसा राज्य होगा जहाँ पर सौरोपॉड के आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल ऑपरेटर्स को, मोबाइल ऑपरेटर कौन, यानी कि एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, वैसे तो वीआई हो गया, आइडिया और वोडाफोन, जियो है, और एक और एमटीएनएल, ठीक है, एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, इन सबको अभी हाल ही में 5G टेस्टिंग की अनुमति दे दी है। वैसे इन टेस्टिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी बात आपसे जो मैं मानता हूँ क्वेश्चन बनना चाहिए वो ये कि अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश के कंपनियों को बाहर कर दिया है। तो ध्यान रखना कि चीनी कंपनियों को इस प्रोसेस से बाहर रखा गया है, टेस्टिंग प्रोसेस से, ठीक है। अभी वैसे भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ रही, कितना सही कितना गलत, कि कोविड-19 5G टेस्टिंग की वजह से ही फैला हुआ है। बहुत सारी बातें हैं, मनगढ़ंत जो भी हैं, ये कोई ऐसी प्रमाणिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कम से कम ध्यान रखिएगा इतनी बात को लेकर के। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहने प्रयास करूँगा कि अभी जो निर्णय लिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो आपके दूरसंचार विभाग ने, जो रविशंकर प्रसाद जी का जो मंत्रालय है, उसने निर्णय लिए हुए हैं, जो ऑपरेटर्स को जो मेगाहर्ट्ज़ दिए जाएंगे टेस्टिंग के लिए वो अलग अलग होंगे। कौन कौन से हैं? तो 2500 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, 2500 के बाद 1800 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, इसके बाद आपका लगेगा आपका 900 मेगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे कोई सपने नहीं आ रहे इसको बताने के लिए। समझिएगा कि एक मेगा हर्ट्ज़ खरीदने के लिए जो आपको ऑपरेटर को खर्च करना पड़ता है वो 492 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, राइट। कि 492 करोड़ रुपए
खर्च करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात ध्यान रखिए। अप्रॉक्स जब आप 100 मेगाहर्ट्ज़ खरीदते हैं तो आपको करीब 50,000 करोड़ रुपए ऑपरेटर को देने पड़ते हैं। तो अब आप खुद ही गणित लगा पाएंगे कि ऑपरेटर को टेस्टिंग के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। 2500 मेगाहर्ट्ज़ के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा। अब जो भी कंपनी अगर आपको, अब वही बात होती है ना कि एयरटेल देता है सबसे तेज़ इंटरनेट, ऐसे बोलते हैं ना, तो एयरटेल को अगर 2500 मेगाहर्ट्ज़ का खरीदेगा तो ज़्यादा पैसा भरपाई करनी पड़ेगी। जियो अगर 1800 मेगाहर्ट्ज़ का खरीदेगा तो उसको और कम भरपाई करनी पड़ेगी। तो जिसको जितना बेहतर नेटवर्क चाहिए उसको उतना ज़्यादा टेस्टिंग के लिए देना पड़ेगा, राइट। तो ये बात 5G टेस्टिंग संबंधित थी, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। और रही बात ट्राई की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सारा टेलीकॉम सेक्टर का निर्धारण करती है। ठीक है, कम से कम इतनी बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई सिंहों के कोविड पॉजिटिव आने की पुष्टि हो गई है। ये बहुत दुखद है कि अब मानव के बाद पशुओं में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, तो हैदराबाद नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेरों के बीच में कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए हैं, जो कि पहली बार भारत में है कि जानवर में पाए गए ऐसे सिम्टम्स। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार पशुओं में कोविड-19 के सिम्टम्स कहाँ पाए गए थे और वो किस में पाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो एशियाई सिंहों में। एशियाई सिंहों की जब कभी बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गुजरात का गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गिर नेशनल पार्क में एशिया के सबसे ज़्यादा सिंह पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात को लेकर के। अच्छा, इसी गिर में ही, गिर की ही मैं बात करता हूँ, इसी गिर में ही तकरीबन 184 लायन मर गए थे। कब? 184 लायंस मर गए थे 2018 में। क्यों मर गए थे मैं आपको बताता हूँ, उसकी कहानी, उसके पीछे कहानी था। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि 184 कैसे मर गए थे। 184 मरने के कारण ये थे कि एक वायरस था, उसका नाम था बेबीसियोसिस के कारण ये एक वायरस था। इस वायरस के चपेट में आते ही एशियाई सिंह जो हो गए थे, उनकी संख्या में कमी आ गई थी। तो ये मैप अब आप देख लीजिएगा, शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा गुजरात का ही मैप है, कहाँ कहाँ ज़्यादा संख्या है वो सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं। खैर मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं आपको बता दूं कि एशियाई सिंहों की प्रत्येक 5 वर्षों पर जनगणना होती है। अंतिम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2015 में। 2015 में जो संख्या थी वो थी 523 और भारी भरकम वृद्धि के साथ वर्तमान में 2020 में जो वृद्धि हुई है वो 674। वर्तमान में एशियाई सिंहों की अगर आपसे संख्या पूछे तो आपका उत्तर होगा 674 भारत में कुल एशियाई सिंहों की संख्या है। ठीक है, वैसे जनगणना 2020 में होनी थी, एक्चुअली हुई भी, लेकिन फिर भी जो ये डेटा अंतरिम डेटा आया हुआ है 2020 का, ये बिल्कुल आखिरी डेटा है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता नहीं है। 674 वर्तमान में नए डेटा के अनुसार है। ठीक है, और 2015 का डेटा कहता है 523, यानी कि अब संख्या में सुधार हुआ है। अगर मैं पहली बार बताऊं कि पहली बार, वैसे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नियमित वाली 1990 वाली, 1990 में 284 थे, लेकिन पहली बार वर्ष 1936 में 1936 में जूनागढ़ रियासत, कई बार आपने पढ़ा होगा जूनागढ़ रियासत अंतिम रूप से भारत में शामिल होने वाली रियासत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारा शामदान दंड भेद लगाया और उसके बाद शामिल किया जूनागढ़ रियासत। तो जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे, तत्काल समय में जूनागढ़ के नवाब साहब थे, उन्होंने पहली बार 1936 में एशियाई सिंहों की जनगणना को शुरू किया था। ठीक है, तो जो आप आंकड़े देख रहे हैं 2020 में, तो वर्तमान में बढ़े हैं, जाहिर सी बात बढ़े हैं। तो बढ़ने के बाद 674 उनकी संख्या वर्तमान में हो गई है। बाकी मेल फीमेल या सारी चीज़ें वो अलग अलग हैं, उनके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो आज मैंने क्वेश्चनों की संख्या जानबूझ के कम रखी थी। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।